किसी भी देश में जो मौद्रिक संस्थाएं होती है, बैंक वगैरह, उन पर नियंत्रण के लिए एक केंद्रीय बैंक की आवश्यकता होती है। लेकिन भारत में कोई केंद्रीय बैंक नहीं थी। तो केंद्रीय बैंक का निर्माण किस प्रकार से हुआ? 1914 में एक चैम्बरलेन कमीशन था। उस चैम्बरलेन कमीशन ने सुझाव दिया कि 3 प्रेसिडेंसी बैंकें थी। कौन कौन सी 3 प्रेसिडेंसी बैंकें? प्रेसिडेंस बैंक ऑफ मद्रास, प्रेसिडेंस बैंक ऑफ बंगाल और प्रेसिडेंस बैंक ऑफ बंबई। इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक बना दी जाए और उसका नाम क्या रखा जाता है? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी जाए। इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? 1921 में। 3 प्रेसिडेंस बैंक मद्रास, बंगाल और मुंबई को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कर दी जाए। ये सुझाव किसने दिया? चैम्बरलेन कमीशन ने 1914 में। इस प्रकार से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हो गई 1921 में। और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ने भारत की केंद्रीय बैंक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी के साथ एक ध्यान रखने योग्य यह बात थी कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो शाख नियंत्रण का कार्य है, बैंकों पर नियंत्रण का कार्य है, वो सभी कार्य तो दे दिए गए, लेकिन जो मुद्रा निर्गमन का कार्य है, नोट निर्गमन का कार्य है, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नहीं दिया गया। वो कार्य रखा गया भारत सरकार के पास ही। इस प्रकार से जो केंद्रीय बैंक का एक दोहरा नियंत्रण हो गया कि रुपये तो छापेगी भारत सरकार और उस पर नियंत्रण रखेगी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस दोहरी व्यवस्था को अनुचित ठहराते हुए, इसको खत्म करते हुए हिल्टन यंग कमीशन था। हिल्टन यंग कमीशन, इसको रॉयल कमीशन भी कहते हैं। रॉयल कमीशन भी कहते हैं। इसने 1926 में, हिल्टन यंग कमीशन ने 1926 में सुझाव दिया कि इस दोहरी जो व्यवस्था है नोट निर्गमन और नियंत्रण की, इस दोहरी व्यवस्था को समाप्त कर किसी एक को ही यह काम सौंपा जाए, एक ही केंद्रीय बैंक बनाई जाए। हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव के बाद गोलमेज सम्मेलन हुआ। उसमें भी यह सुझाव मिला कि भारत में एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन ऐसा पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई के नाम की संस्तुति की। हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर 1927 में जो आरबीआई का केंद्रीय बैंक का बिल है वह असेंबली में रखा गया, लेकिन किसी भी प्रकार से मतभेदों के कारण वो बिल पास नहीं हो पाया। फिर 1931 में इंडियन सेंट्रल बैंकिंग इन्वेंटरी कमेटी ने फिर से सुझाव दिया जो आरबीआई है उसको केंद्रीय बैंक बनाने की, और इस प्रकार से 1934 में आरबीआई एक्ट पारित हुआ। 1934 में आरबीआई एक्ट पारित हुआ और इसी एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई। तो ये इस प्रकार से आरबीआई की स्थापना की गई। अब आरबीआई की स्थापना के समय इसके जो पहले गवर्नर जनरल थे, आरबीआई की स्थापना के समय पहले गवर्नर जनरल थे ओसबोर्न ए स्मिथ। ओसबोर्न ए स्मिथ इसके पहले गवर्नर जनरल थे। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई। तो ये 1 अप्रैल 1935 से लेकर और 30 जून 1937 तक इसके क्या रहे? गवर्नर जनरल। ओसबोर्न स्मिथ के बाद जो दूसरा गवर्नर जनरल था वो था ब्रैड टेलर।
ब्रेड टेलर थे, वह 37 से लेकर 1943 तक इसके गवर्नर जनरल रहे। इनका कार्यकाल महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन इनको क्रम को याद रखने के लिए इनका कार्यकाल एक बार देख लेते हैं। फिर जो तीसरे गवर्नर जनरल आए वो थे सी.डी. देशमुख। तीसरे गवर्नर जनरल कौन थे? सी.डी. देशमुख। अब यहां से एक प्रश्न बनता है, वो क्या बनता है मैं बताता हूं। जो सी.डी. देशमुख है वह 1943 से लेकर 1949 तक आरबीआई के गवर्नर जनरल रहे थे। तो सी.डी. देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। यदि सीधा पूछ लिया जाए आरबीआई का पहला गवर्नर जनरल तो ओसबोर्न ए स्मिथ। यदि ये पूछ लिया जाए पहला भारतीय गवर्नर जनरल तो सी.डी. देशमुख। अब इसके बात करते हैं वर्तमान गवर्नर जनरल की। वर्तमान गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास है, वह इसके 25वें गवर्नर जनरल है। शक्तिकांत दास, इनका कार्यकाल 2018 से लगातार है। 2021 में इनका कार्यकाल खत्म हो रहा था, दिसंबर 2021 में, लेकिन सरकार ने इनका कार्यकाल बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक कर दिया है। तो वर्तमान गवर्नर जनरल का पूछ लिया जाए तो है शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर जनरल है। अब आरबीआई की एक विशेषता और है, जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ अगस्त 1947 में, उसके बाद में पाकिस्तान के पास कोई केंद्रीय बैंक नहीं थी, तो पाकिस्तान की केंद्रीय बैंक के रूप में आरबीआई ने जून 1949 तक भी कार्य किया। अब समझेंगे हम आरबीआई का राष्ट्रीयकरण। जब आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को स्थापना की गई, उस टाइम आरबीआई की स्थापना निजी बैंक के रूप में की गई। आरबीआई के कुल 100 रुपये के कितने अंश थे? 5 लाख। इस प्रकार से उसकी कुल अधिकृत और निर्गमित पूंजी थी, वो थी 5 करोड़। 5 करोड़ रुपए की पूंजी थी, और इस पूंजी में से जो 2200 अंश 5 लाख अंश थे, इसमें से 2200 अंश यानी 2,20,000 रुपये के ही सरकार के पास थे। जो बाकी अंश है वो अंशधारियों के पास थे, लोगों के पास थे। तो इससे क्या होता था कि एक गवर्नर और 2 डिप्टी गवर्नर वो तो नियुक्त करती थी सरकार, बाकी डिप्टी गवर्नर है और जो इसके संचालक मंडल है उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? अंशधारियों द्वारा। लेकिन इतने महत्वपूर्ण बैंक के संचालक और डिप्टी गवर्नरों की नियुक्ति अंशधारियों यानी जनता द्वारा की जाती थी, तो सरकार ने ये उचित समझा कि इसका जो पूरा का पूरा नियंत्रण है वो सरकार के हाथ में आ जाए। इसके लिए आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जरूरी समझा, यानी जो भी आरबीआई की पूरी 5 करोड़ रुपए की पूंजी है वो किसके पास आ जाए? सरकार के पास। तो 1 जनवरी 1949 को सरकार ने क्या किया? आरबीआई के पूरे अंश यानी 100 रुपये के जो लगभग अंश थे उसको जनता को जिसके पास अंश थे उनको 100 रुपये के अंश का 118 रुपया देकर वो अंश पूरे के पूरे किसने खरीद लिए? सरकार ने। इस हिसाब से 1 जनवरी 1949 का इसका क्या हुआ? राष्ट्रीयकरण। याद रखना, राष्ट्रीयकरण है 1 जनवरी 1949 और स्थापना है वो है 1 अप्रैल 1935। जैसे सरकार का लेखा वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, अंतर्राष्ट्रीय लेखा वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर होता है। इसी प्रकार आरबीआई का जो लेखा वर्ष है इसका लेखा वर्ष होता है वह है 1 जुलाई से 31 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून तक। अब आरबीआई का प्रधान कार्यालय यानी इसका मुख्यालय कहां पर है? तो इसका मुख्यालय है वह है मुंबई में। मुंबई या मुंबई जो कुछ भी। अब बात करते हैं आरबीआई के संगठन की।
संगठन में हम सर्वप्रथम समझ रहे हैं वो है स्थानीय मंडल। स्थानीय मंडल, इसके आरबीआई का स्थानीय कार्यालय जो 4 मेन सिटी है, 4 महानगर है, वहां पर इसके स्थानीय मंडल है। 4 महानगर कौन कौन से? दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता और चेन्नई। इन चारों में इसके क्या है? 4 स्थानीय मंडल। इन चारों स्थानीय मंडल में 5 सदस्य होते हैं। इन 5 की नियुक्ति कौन करती है? भारत सरकार। ये सदस्य किसी न किसी क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। इनका कार्यकाल होता है, वह होता है 4 वर्ष। 4 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। ये 5 सदस्य अपने में से ही एक अपना अध्यक्ष चुन लेते हैं और वो इनका क्या करता है? संचालन। तो ये हो गई स्थानीय मंडल की बात। अब जो इसका महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह है केंद्रीय संचालक मंडल। केंद्रीय संचालक मंडल में कुल सदस्य कितने होते हैं? कुल सदस्य होते हैं 20। कुल 20 सदस्य होते हैं। इसमें से एक होता है गवर्नर, एक गवर्नर होता है, 4 होते हैं डिप्टी गवर्नर। अब जो 15 बच गए, 15 में 4, ये चारों स्थानीय मंडल होते, इनमें से एक एक मनोनीत होता है। 4 सदस्य हो गए स्थानीय मंडल से मनोनीत। एक होता है सरकारी अधिकारी, यानी जो सरकारी अधिकारी कौन होता है? वह होता है वित्त सचिव। अब देखो कितने सदस्य आ गए? 5 5 10 और शेष 10 बच गए। जो 10 सदस्य है वो भारत सरकार क्या करती है? मनोनीत करती है। किसी भी क्षेत्र के विशेषज्ञ उनको मनोनीत किया जाता है। अब गवर्नर और डिप्टी गवर्नर है, इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। शेष सदस्य बच गए जो स्थानीय मंडल के और मनोनीत, इनका होता है 4 साल। और जो वित्त सचिव होता है यह होता है सरकारी अधिकारी। तो ये तब तक होता है जब तक सरकार रखना चाहे। तो इस प्रकार से इनका क्या हो गया? कार्यकाल। जो भी संचालक मंडल के सदस्य हैं उनकी पुनर्नियुक्ति की जा सकती है, चाहे गवर्नर हो, डिप्टी गवर्नर हो या मनोनीत सदस्य हो। जब भी संचालक मंडल की मीटिंग होती है तो उसमें मताधिकार 20 सदस्य, तो 20 वोट नहीं पड़ते हैं, वोट पड़ते हैं केवल 15। जो 4 डिप्टी गवर्नर है और एक वित्त सचिव यानी सरकारी अधिकारी है, इनको मीटिंगों में वोट देने का अधिकार नहीं होता है। वोट कौन कौन देते हैं? जो 10 तो अलग अलग क्षेत्र के मनोनीत सदस्य हैं वो, 4 स्थानीय मंडल के सदस्य उनको और एक गवर्नर को। इस प्रकार से 15 ही लोगों को मताधिकार का प्रयोग रहता है। अब बात करते हैं आरबीआई के कार्यालय की। तो आरबीआई का प्रधान कार्यालय या मुख्यालय तो मैंने बता ही दिया। प्रधान कार्यालय या मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। इसके अलावा आरबीआई ने अलग अलग शहरों में अपनी शाखाएं खोल रखी है, ब्रांचें खोल रखी है। ब्रांच खोलने के लिए आरबीआई को भारत सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। तो मेन शहरों में आरबीआई के क्षेत्रीय कार्यालय है। जहां पर आरबीआई का क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है वहां पर इसके कार्यालय के रूप में, इसकी शाखा के रूप में कौन कार्य करती है? एसबीआई। शाखा के रूप में जहां इसके कार्यालय नहीं है वहां पर एसबीआई कार्य करती है। आरबीआई ने अलग अलग कार्य के लिए बहुत सारे प्रशासनिक विभाग बना रखे हैं। आरबीआई के बहुत सारे कार्य, उनमें से प्रमुख कार्यों की चर्चा करते हैं। तो पहला कार्य है वो है नोटों का निर्गमन। तो आरबीआई 2 रुपये से लेकर जितने भी रुपये के सभी नोट है, 2 रुपये से लेकर सभी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। लेकिन यहां पर यह ध्यान रखना है, 1 रुपये का नोट और जो सभी सिक्के हैं वो कौन जारी करता है? भारत सरकार। कौन जारी करता है? भारत सरकार।
और इन पर किसके साइन होते हैं? वित्त सचिव के। याद रखना, ऑप्शन दिया हुआ होता है, वहां पर वित्त मंत्री, ये सभी ऑप्शन होते हैं। तो 1 रुपये का नोट और सिक्का भारत सरकार जारी करती है और साइन होते हैं वित्त सचिव के। 2 रुपये का नोट और उससे बड़े सभी नोट आरबीआई जारी करता है। इन नोटों के जारी करने की क्या प्रक्रिया है? तो आरबीआई शुरू से लेकर 1956 तक एक प्रणाली रखता था, उसको कहते थे आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के हिसाब से ये रुपये जारी करता था, यानी जितने रुपये जारी करने होते थे उसी अनुपात में आरबीआई को अपने पास सोना और विदेशी प्रतिभूतियां रखनी पड़ती थी। लेकिन 1956 के बाद इसने अपनी प्रणाली चेंज कर ली और कौन सी प्रणाली रखता है? वह है न्यूनतम कोष प्रणाली। यानी वर्तमान में आरबीआई किस प्रणाली पर नोट जारी करता है? न्यूनतम कोष प्रणाली पर। न्यूनतम कोष प्रणाली में आरबीआई को कितना न्यूनतम कोष रखना पड़ता है? तो आरबीआई को 200 करोड़ रुपये अपने पास रखने पड़ते हैं। यह 200 करोड़ रुपये भी एक निश्चित अनुपात में रखने पड़ते हैं। इन 200 करोड़ में 115 करोड़ का तो सोना, और जो 85 करोड़ बच गए उसकी है विदेशी प्रतिभूतियां। विदेशी प्रतिभूति। इस प्रकार 200 करोड़ आरबीआई को अपने पास रखने पड़ते हैं और बाद में मुद्रा का निर्गमन कर सकता है, नोट छाप सकती है। तो प्रश्न यहां से ये पूछा जाएगा, आरबीआई किस प्रणाली के तहत नोट निर्गमन करती है? तो वो है न्यूनतम कोष प्रणाली। यदि न्यूनतम कोष पूछ लिया जाए तो वो है 200 करोड़। यहाँ पर यह बात ध्यान रखने योग्य है कि अक्टूबर 1957 तक, अक्टूबर 1957 तक ये न्यूनतम कोष था 515 करोड़ का, 515 करोड़ का था। लेकिन अक्टूबर 1957 के बाद इसको कितना कर दिया गया? 200 करोड़। तो ये अब आपको भूल जाना है। दूसरा आरबीआई का कार्य है सरकार का बैंकर, अभिकर्ता और सलाहकार। सरकार का बैंकर है क्योंकि सरकार अपना रुपया आरबीआई के पास रखता है। लेकिन यहां पर यह बात ध्यान रखनी है कि आरबीआई सरकार के रुपये रखने के, सरकार के किसी भी कार्य के लिए सरकार से कोई शुल्क नहीं लेता। लेकिन आरबीआई बदले में जो सरकार के पैसे होते हैं उस पर ब्याज भी नहीं देता है। तो सरकार का बैंकर है, अधिकृता एजेंट और सलाहकार सरकार को वित्तीय सलाह देता है। ये सभी कार्य आरबीआई करता है। नेक्स्ट इसका कार्य है बैंकों का बैंक और अंतिम ऋणदाता। बैंकों का बैंक, अंतिम ऋणदाता किस प्रकार से हैं कि जब भी बैंकों को रुपये की जरूरत पड़ती है तो वो अंतिम रूप से रुपये किससे ले सकता है? आरबीआई से। नेक्स्ट इसका कार्य है समाशोधन कार्य। अब ये ध्यान रखना है कि हमें अपने एक खाते से दूसरे खाते में रुपये ट्रांसफर कराने हैं। मेरा योगेश नाम है, रमेश के नाम से रमेश के खाते में रुपये ट्रांसफर करानी है तो मैं बैंक में जाकर करा सकता हूं। उसी प्रकार एक बैंक को दूसरे बैंक में रुपये ट्रांसफर करने होते हैं, एसबीआई को पीएनबी में, तो वो कौन ट्रांसफर करता है? आरबीआई, क्योंकि इन सभी बैंकों के खाते आरबीआई के पास है। तो उस कार्य को कहते हैं समाशोधन कार्य। विदेशी विनिमय नियंत्रण, जो भी विदेशी मुद्रा होती है उनका प्रबंध रखना, नियंत्रण रखना और उनकी सुनिश्चितता बनाए रखना, ये सभी कार्य आरबीआई के बैंकिंग प्रणाली का नियमन किस प्रकार से करता है? जो भी नई बैंक बननी हो उसको बैंकिंग का लाइसेंस प्राप्त करना होता है आरबीआई से। किसी भी बैंक जो पहले से स्थापित है उसको यदि शाखा खोलनी होती है, चाहे शाखा का मुख्यालय परिवर्तित करना हो, तो भी आरबीआई से अनुमति लेनी पड़ती है। इसके अलावा बैंकों के विलय के लिए आरबीआई की अनुमति की जरूरत पड़ती है। तो ये सभी कार्य आ गए बैंकिंग प्रणाली के नियमन में।
नेक्स्ट कार्य है साख का नियंत्रण। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, साख का नियंत्रण। इससे एक क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा जाता है कि आरबीआई का कौन सा कार्य नहीं है। वहां पर एक ऑप्शन दिया जाएगा साख का निर्माण। तो साख का निर्माण आरबीआई नहीं करता है, साख का निर्माण करती है वाणिज्यिक बैंकें। इस साख के नियंत्रण कार्य को हम विस्तार से समझेंगे, इसके अंदर से और प्रश्न आते हैं। इन सभी कार्यों के अलावा आरबीआई को कुछ कार्यों पर प्रतिबंध भी है, वो कार्य आरबीआई नहीं कर सकती। ये कार्य जैसे अंशों का क्रय नहीं कर सकती आरबीआई, अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकती। अचल संपत्ति यानी कोई जमीन गाड़ी का, ये अपनी आवश्यकता के अलावा अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकती। अचल संपत्ति पर आरबीआई लोन नहीं दे सकती और बिना किसी संपत्ति को गिरवी रखे भी आरबीआई लोन नहीं दे सकती। ये सभी कार्य आरबीआई के लिए प्रतिबंधित है। इसके अलावा आरबीआई ने 8 नवंबर 2016 को एक कार्य किया था, उसका नाम था विमुद्रीकरण। यानी 500 और जो 1000 रुपये के पुराने नोट है उनको बंद कर दिए गए और 500 और 2000 रुपये के नए नोट चलाए गए। तो पुराने नोटों को चलन से बंद करना और नए नोटों का निर्गमन करना, इस कार्य को कहते हैं विमुद्रीकरण। भारत में आरबीआई ने विमुद्रीकरण अभी वर्तमान में कब किया था? 8 नवंबर 2016 को। अब बात करते हैं आरबीआई के सबसे महत्वपूर्ण कार्य साख नियंत्रण की। सर्वप्रथम यह समझना है कि साख क्या है। साख का मतलब है रुपये की मात्रा। बाजार में रुपये की मात्रा कितनी रखनी है, इस चीज को नियंत्रण करता है आरबीआई। यदि बाजार में रुपया आवश्यकता से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? उससे मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, चीजें हैं वह बहुत महंगी हो जाएगी। यदि आवश्यकता से कम बाजार में रुपया रहता है, इससे आर्थिक विकास रुक जाता है। इन सभी चीजों के लिए आरबीआई मौद्रिक नीति जारी करता है। मौद्रिक नीति एक साल में 4 बार जारी हो सकती है, क्योंकि एक साल में आरबीआई 4 बैठकें करती है 3-3 महीने के अंतराल से। तो साख नियंत्रण का कार्य आरबीआई द्वारा किया जाता है और सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। साख नियंत्रण का कार्य किस प्रकार से किया जाता है? तो इसके 2 उपाय है। एक तो है परिमाणात्मक उपाय, यानी इसका दूसरा नाम है मात्रात्मक उपाय, और दूसरा है वह है गुणात्मक उपाय या गुणात्मक विधियां। तो परिमाणात्मक विधियां को समझनी है। यदि बाजार में रुपया ज्यादा है या कम है, इसको नियंत्रण आरबीआई परिमाणात्मक विधियों से किस प्रकार करती है। एक चीज और बता दूं, परिमाणात्मक या मात्रात्मक यानी साख की मात्रा को कम या ज्यादा करना। गुणात्मक यानी साख के पूरे क्षेत्र को प्रभावित करना कि रुपया किस क्षेत्र में भेजना है। यदि क्षेत्र को परिवर्तन करना हो, दिशा परिवर्तन करनी हो, तो गुणात्मक विद्या काम में ली जाएगी। यदि मात्रा में काम करना हो, मात्रा में परिवर्तन करना हो, तो परिमाणात्मक विद्या काम में ली जाएगी। परिमाणात्मक विद्या का सर्वप्रथम उपाय है वो है बैंक दर। बैंक दर क्या होती है? जिस पर अन्य बैंकों को आरबीआई उधार देता है, उनके बिलों की पुनर्कटौती करता है। वर्तमान में बैंक दर है 5.15%। दूसरी दर है रेपो रेट। रेपो रेट पर भी रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को उधार देता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? बैंक दर है ज्यादा टाइम के उधार देने के लिए काम में ले जाती है और रेपो रेट शॉर्ट टाइम के लिए उधार देने के लिए। तीसरी चीज है रिवर्स रेपो रेट। रेपो और रिवर्स रेपो में क्या अंतर है? रेपो रेट पर तो आरबीआई उधार देता है बैंकों को, और रिवर्स रेपो रेट बैंकें हैं अपने एक्स्ट्रा रुपया आरबीआई के पास रखती है। यानी दोनों चीजें उल्टी है। एक में आरबीआई उधार देता है बैंकों को, वो है रेपो रेट, और बैंकें उधार देती है आरबीआई को, वो है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो है 3.35। अब है नगद कोषा अनुपात। इसको क्या कहते हैं? CRR, कैश रिजर्व रेशियो। नगद कोषा अनुपात क्या होता है कि बैंकों को अपनी जमा का एक निश्चित भाग, निश्चित हिस्सा आरबीआई के पास
जमा रखना पड़ता है। किसके पास? आरबीआई के पास जमा रखना पड़ता है। यानी जो नगद कोषानुपात है ये किसके पास जमा रहेगा? आरबीआई के पास। इसकी एक सीमा होती है 3 से 15%। यानी सीआरआर है वह 3 से 15% के बीच में होगा, आरबीआई के पास जमा रहेगा। इसकी वर्तमान सीमा क्या है? 4.50%। नेक्स्ट है वैधानिक तरलता अनुपात, इसको कहते हैं एसएलआर। एसएलआर बैंकों को जितने रुपये हम जमा कराते हैं उन रुपयों का निश्चित भाग अपने पास रखना पड़ता है। क्योंकि मान लो आपने 1 लाख रुपये जमा करा कर आए बैंक के पास और वो 1 लाख बैंक ने किसी दूसरे को उधार दे दिए। अब आपको अगले दिन वापस जरूरत पड़ी, बैंक से रुपये वापस लाने गए और बैंक ने कहा नहीं भाई मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो उधार दे दिया। तो क्या आपका विश्वास बैंक पर रहेगा? नहीं रहेगा। इसलिए इस विश्वास को कायम रखने के लिए बैंकों को एक निश्चित हिस्सा अपने पास जमा रखना पड़ता है, उसको कहते हैं एसएलआर। और इसकी सीमा कितनी है? 18%। और नेक्स्ट कार्य है खुले बाजार की क्रियाएं। ये क्या कार्य है? खुले बाजार की क्रियाओं को समझने से पहले जो ऊपर की 5 रेट समझिए, इनको समझना है कि ये बाजार को किस प्रकार से प्रभावित करती है। मान लो बाजार में रुपये की मात्रा ज्यादा है यानी मुद्रास्फीति बढ़ी हुई है, तो उस टाइम आरबीआई क्या करेगी? इन 5 ही दरों को क्या करेगी? बढ़ा देगी। यानी मुद्रास्फीति को कम करने के लिए 5 दर बढ़ाती है। क्यों बढ़ाती है? किस प्रकार फर्क पड़ेगा? देखो, यदि बैंक दर बढ़ा दी तो अब बैंकों को जो आरबीआई से रुपया मिलेगा वो क्या मिलेगा? महंगा मिलेगा, जिससे बैंकें अपने ग्राहकों को भी क्या देगी? महंगे दर पर लोन देगी। इससे लोग बैंक से रुपया कम लेना पसंद करेंगे और रुपये की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये सभी चीजें सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट इन पर लागू होती है। रिवर्स रेपो रेट पर भी यही बात लागू होती है। किस प्रकार से? यदि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है तो इससे क्या होगा कि जो बैंकें उनको आरबीआई से ब्याज दर ज्यादा मिलने लगेगी। इससे बैंकें अपने रुपये आरबीआई के पास रखना पसंद करेगी ग्राहकों को देने की बजाय, जिससे बाजार में रुपये की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और बाजार से रुपये की मात्रा कम होने से मुद्रास्फीति भी कम हो जाएगी। सेम चीज यदि मुद्रास्फीति कम करनी है तो इन चीजों को बढ़ा देती है। बाजार से रुपया कम करना है तो इन सभी दरों को बढ़ा देती है। और बाजार में रुपया बढ़ाना हो, मुद्रास्फीति बढ़ानी हो तो इन दरों को क्या कर देगी? कम कर देगी। हमने सुना ना प्राय कि महंगाई बढ़ गई है और आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति में इन दरों को भी बढ़ा दिया है। तो महंगाई के साथ साथ ये दरें पॉजिटिव रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। अब बात करते हैं हम खुले बाजार की क्रियाएं। ये क्या है? खुले बाजार की क्रियाओं में क्या करती है आरबीआई? जो सरकार के बॉन्ड है, सरकार के प्रतिज्ञा पत्र है, उनको खुले बाजार में क्रय कर देती है। सरकार बॉन्ड बनाती है कि भाई ये 800 रुपये का बॉन्ड है, 2 साल के बाद में आपको इसके कितने रुपए मिलेंगे? 1000 रुपये। और कोई भी खरीद लेता है उनको। अब उसने 800 रुपये में खरीद लिए, उनको 1 साल बाद 2000 रुपये मिलेंगे। उसके 800 रुपये किसके पास चले गए? आरबीआई के पास। यानी बाजार से क्या हो गई? रुपये की मात्रा कम हो गई। तो जब रुपये की मात्रा कम करनी हो तो आरबीआई जो बॉन्ड प्रतिज्ञा पत्र है उनको बाजार में क्या करती है? बेचती है, जिससे रुपया सरकार के पास चला जाता है, आरबीआई के पास चला जाता है, बाजार से रुपया कम हो जाता है। और यदि रुपये की मात्रा बढ़ानी हो तो उनको वापस बाजार में बेच देती है। ये है खुले बाजार की क्रिया। अब इसकी गुणात्मक विधियां यानी साख की दिशा चेंज करने के लिए जो उपाय काम लेती है वो है गुणात्मक विधियां। पहला है चयनित साख नियंत्रण। इसका मतलब होता है कुछ क्षेत्रों में आरबीआई कह देती है कि इनमें आपको उधार नहीं देना है, इन क्षेत्रों में रुपया उधार कम देना है। दूसरा है साख की राशनिंग। कुछ क्षेत्रों के लिए सरकार कह देती है कि आपको अपनी उधारी का एक निश्चित % इन क्षेत्रों को देना ही है। जैसे आरबीआई ने कह रखा है प्राथमिक क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र है, उनको उधारी का एक निश्चित हिस्सा देना है, तो वो क्या होगी? साख की राशनिंग। तीसरा कार्य नैतिक अनुनय, यानी आरबीआई बैंकों को पत्र
लेटर भेजती रहती है कि आप इस प्रकार से कार्य करो। और जो चौथा आरबीआई का कार्य है बहुत ही कठोर कार्य है, प्रत्यक्ष कार्रवाई। जब कोई भी बैंक किसी भी प्रकार से आरबीआई का कहना नहीं मानती है तो आरबीआई उसका लाइसेंस निरस्त कर सकती है, उस बैंक को बंद कर सकती है। प्रत्यक्ष कार्रवाई बहुत ही कठोर कार्रवाई है और ये आरबीआई अपने अंतिम हथियार के रूप में काम लेती है। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने पढ़ लिया आरबीआई की स्थापना, इसका संगठन, कार्य। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। यदि नए आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।